जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम का डेट जो है वो निकल गया है। एग्जाम का डेट आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। तो अभी जो पढ़ने का तरीका है कि आप लोग जितना कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो उसी तरह हम लोग भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और एसपीडी साइंस का जो आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं। एसपीडी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ये एसपीडी जो है सामान्य विज्ञान। तो इसमें सारा मिक्सिंग रहता है इसी में प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 नंबर पेज आज है। क्वेश्चन बैंक का 30 नंबर है। तो इससे पहले जो 29 29 नंबर तक हुआ है उसका आप लोग के पास अगर पीडीएफ होगा या उसका अगर बुक होगा तो वो सबको भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही काम देता है लास्ट में एग्जाम के टाइम में। राधे राधे आप सभी को। तो रिवीजन कर लीजिएगा और क्लास हम फास्ट में लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे और तो प्रश्न को बस टच करते चलना है और सुनना है। देखिएगा आप लोग। और इससे पहले जो हो गया है 29 क्वेश्चन बैंक जो हो गया है वो सबको आप लोग देख लीजिएगा। रिवीजन करना है, याद कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा अब उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि समय लेने का अब समय नहीं है। अब टाइम पास करने का समय गया, इसलिए चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन विटामिन के डी ई के डी ए। अगर ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। KEDA, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम? कीड़ा पढ़ सकते हैं। कीड़ा। वसा में, वसा यानी कि वसा जो होता है तेल में होता है वसा। कभी कभी देखते हैं गर्मी के टाइम में तेल में कीड़ा कीड़ा गिर जाता है। तेल में कीड़ा गिरते हुए देखे हैं? तो उस तरह से इसको याद कर लेंगे कि तेल में कीड़ा गिर जाता है। कीड़ा यानी कि KEDA। तो ये हो जाएगा क्या? वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन सा होता है? तो बी और सी होता है। जल में घुलनशील बी और सी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है, पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल जो है मिश्र धातु है किसका? पित्तल मिश्र धातु है किसका? तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का पित्तल मिश्र धातु है। तांबा और जस्ते का। तांबा और जस्ते का। और फ्यूज फ्यूज और सोल्डर। सोल्डर फ्यूज और सोल्डर ये दोनों किसका मिश्रण है? फ्यूज और सोल्डर। सीसा और टीन का। सीसा और टीन। सीसा यानी कि PbF+, टीन हो जाएगा एसएन। ये दोनों का मिश्रण है। ये सब हम बोलते चलते हैं कि आपको डिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और इतना बार लिख देंगे कि आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक विलियन है। विलियन है क्या है? एक मिश्रण है, विलियन है। सोडा वाटर विलियन है। और सोडा वाटर में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोडा वाटर में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, DDT का उपयोग किस रूप में होता है? डीडीटी डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का प्रयोग किसमें करते हैं? कीटनाशक के रूप में। PBSN सही है। डीडीटी का प्रयोग कहाँ करते हैं? कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धोवन सोडा यानी कि कपड़ा धोने वाला जो होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। और धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा जो आता है जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। यानी कि नाम यही रहेगा, बस बाई लगा देना है। बाई, सिर्फ बाई लगा देना है। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका हो जाएगा गोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? हड्डियों और दांतों में हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन से धातु पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हड्डी और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। खाने से क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है। कांसा, आप लोगों को पता होगा कि कभी भी अगर मिश्र धातु से अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें हम कांसा, फ्यूज और सोल्डर ये सब बता देते हैं। क्या हो जाएगा? कांसा का क्या हो जाएगा? तांबा और टीन। तांबा को Cu यानी कि कॉपर, और टीन को एसेन। एसेन से एसेन इसका क्या है? रासायनिक प्रतीक है। रासायनिक प्रतीक है एसेन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। परमाणु संख्या 17 होता है। और इसको लिखते कैसे हैं? 2 8 2 8 7। 2 8 7। तो यहाँ पर देखिए, ये अंतिम कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसको कितना चाहिए अंतिम कक्षा पूरा करने के लिए? अंतिम कक्षा में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कक्षा को पूरा करने के लिए। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है किसमें? तो क्लोरीन में होती है, क्लोरीन में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? यानी कि किस गैस सड़े अंडे अंडे जो होते हैं, जब सड़ जाते हैं, अंडे जो सड़ जाते हैं, तो उसमें कौन से गैस के कौन से गैस के गंध आते हैं? यानी कि अंडा जो सड़ जाता है उसमें कौन सा गैस गंध जो निकलता है, तो उसमें कौन सा गैस रहता है? अंडा जब सड़ता है तो उसमें जो गैस निकलता है वह कौन सा गैस होता है? कौन सा गैस होता है? तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। H2S हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किसमें मापते हैं? घूर्णन को मापा जाता है। यानी कि वायुयान जो है वह जब उड़ रहा होता है वायुयान, तो उसमें जो चक्का चक्का जो लगा होता है, चक्का चक्का जो लगा होता है, तो उसका घूर्णन का, यानी कि उसको घूमने का जो गति होता है, उसमें घूर्णन जो मापा जाता है वह किसके द्वारा मापा जाता है? उड़ते हुए चक्के का घूर्णन गति जो मापा जाता है वह किसमें मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप में। बहुत बहुत सारा मापक यंत्र के बारे में, जो प्रमुख मापक मापक यंत्र है उसके बारे में एसपीडी में अलग से ही दिया गया था। वो आप लोगों को बताए थे और बोले थे कि रिवीजन भी करते रहिएगा इसका। और उसी में से ये सब प्रश्न आता है। स्ट्रोबोस्कोप हो गया, और सब लेक्टोमीटर हो गया, और कितना मापन वाला है, जैसे पौधे की वृद्धि में क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ये सब आते रहता है। वहाँ एक बार अगर क्लियर कर लीजिएगा तो फिर ये सब आएगा तो ये सब याद ही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंदे द्रव की बूंद द्रव की बूंद जो है वह सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? यानी कि द्रव की बूंदे जो होती है उसमें न्यूनतम आयतन घेरने की और सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होता है वह किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदे गोल होती है, या वह कम आयतन न्यूनतम आयतन घेरती है, या सिकुड़ने 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 या न्यूनतम आयतन घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है, पृष्ठ तनाव। और द्रव की जो बूंदे होती है वो गोलाकार भी होती है पृष्ठ तनाव के कारण ही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
कार्बोरेटर, कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर जो होता है वह किस इंजन में होता है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। चलिए सही आंसर है। क्या होता है? कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में। जैसे बाइक हो गया, बाइक हो गया, और बहुत सारा जो कार है जो पेट्रोल से चलता है उसमें क्या होता है? कार्बोरेटर पाया जाता है। और पेट्रोल, पेट्रोल जो है पेट्रोल, इसके गुणवत्ता को जांच करते हैं किससे? पेट्रोल के गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता जांच की जाती है। और डीजल, 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 डीजल की गुणवत्ता जांच किया जाता है सीटेन नंबर से, सीटेन, सीटेन नंबर से। याद रखिएगा ये भी आप लोग, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछ देगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता जांच किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑक्टेन नंबर से, और डीजल का सीटेन नंबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, डायोड से धारा बहती है। डायोड जो होता है, डायोड, 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 डायोड का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें धारा कितने क्षेत्र में बहता है? धारा जो प्रवाहित होता है वह कितने क्षेत्र में? तो केवल एक दिशा में। डायोड में, डायोड में धारा का प्रवाह होता है केवल एक दिशा में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, श्यानता की एसआई इकाई क्या होता है? श्यानता, श्यानता की एसआई इकाई क्या होता है? एसआई मात्रक क्वाइज होता है। श्यानता की एसआई मात्रक क्वाइज होता है। श्यानता की एसआई मात्रक क्वाइज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? बताएं हम कि जब जब ये प्रश्न आता है तब आपको बताते हैं कि जो दृष्टि दोष होता है, जो दृष्टि दोष होता है उसका उसका मतलब होता है कि वही दिखाई देता है और दूसरा नहीं। जैसे यहाँ निकट दृष्टि दोष है अगर, तो केवल निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं, दूर का नहीं। तो उसमें दूर का देखने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से लेंस का? तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि की बात करें तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि में, दूर दृष्टि में, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? यानी कि अंडा में, अंडा में जो होता है प्रोटीन होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? अंडे में कौन से प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? कौन से प्रोटीन की मात्रा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं है। अंडे में कौन से प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एल्बुमिन का। एल्बुमिन क्या है? एक प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है। एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है। और एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो अंडे में प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में इसकी मात्रा अधिक होती है एल्बुमिन की। और अंडे में बताया है कि अंडा जो सड़ जाता है उसमें जो गंध निकलता है अंडा सड़ने के बाद, वह कौन सा गैस होता है उसमें? अंडे के सड़ जाने के बाद उसमें जो गैस निकलता है, गंध निकलता है, वह कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, H2S। अभी देखे हैं प्रश्न इससे पहले, एल्बुमिन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर जो बीमारी है, क्वाशियोरकर, यह किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर जो है वह प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन जो बनता है वह किससे बनता है? तो एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल के द्वारा बनाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्ल के द्वारा बनता है। और कितने एमिनो अम्ल? तो 20 एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन, एक प्रोटीन बनता है। 20 एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन बनता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यौन संबंध द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? यौन संबंध के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, एड्स, एड्स हो जाएगा, एड्स हो जाएगा।
और बहुत सारा बीमारी है। सिफिलिस होता है, सिफिलिस। सिफिलिस होता है, गनोरिया होता है, गनोरिया होता है, गनोरिया होता है। इसमें क्या होता है, ये एड्स जो है यह विषाणु जनित रोग है। विषाणु, विषाणु, विषाणु। और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, यह जीवाणु जनित है। जीवाणु, जीवाणु। सिफिलिस और गोनोरिया क्या है, जीवाणु जनित रोग है। और एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। एड्स का विस्तारित रूप यानी कि पूर्ण रूप जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो आप लोगों को पता होगा। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी दुष्क्रियता के कारण गलगंड, गलगंड रोग उत्पन्न होता है। गलगंड, किसकी कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है। गलगंड यानी कि गले में जो, गले में यहाँ जो सूजन हो जाता है, गले में जो सूजन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं। गलगंड रोग। और वह थायरोक्सिन ग्रंथि के कारण होता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ग्रंथि के कारण होता है। थायरोक्सिन ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है। जब, यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। सूर्य, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाने से। पृथ्वी को, पृथ्वी जब सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाने से क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा, चंद्रमा जब बीच में आ जाती है, चंद्रमा, चंद्रमा जब बीच में आ जाती है सूर्य और पृथ्वी के, पृथ्वी के, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी जब बीच में आएगी सूर्य और चंद्रमा के तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी बनता है। आभासी यानी कि इसे क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक, काल्पनिक कहते हैं। आभासी को क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक कहते हैं। और इसमें क्या होगा, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में इस साइड का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का, वह प्रतिबिंब में इस साइड आएगा। इस साइड का इस साइड दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व कहने का मतलब है, पार्श्व, पार्श्व, पार्श्व कहने का मतलब है, पार्श्व का मतलब हुआ कि दाया का बाया, दाया, दाया का बाया, बाया, और बाया, बाया का दाया। पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है, दाया का, ये दाया है, दाया का बाया दिखाई देगा और बाया का दाया दिखाई देगा। इसे क्या कहते हैं, पार्श्व उल्टा कहते हैं। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और पार्श्व उल्टा बनता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारी जल, भारी जल, भारी जल कौन होता है, D2O। D2O इसे क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। और यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसका क्वथनांक पूछ रहा है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। क्वथनांक यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 101.4 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोगों का एग्जाम का डेट निकल गया है, इसलिए अब समय ज़्यादा नहीं लेना है, रिवीजन बहुत सारा करना है। आप लोग भी कीजिए, हम लोग भी इधर रिवीजन कराने के लिए खड़े हैं आप लोगों के सामने। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और रिवीजन
पिंकी यादव जी 40 आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी से भी टाइम है, अभी से जो आप पढ़े हैं उसी पर ज्यादा फोकस कीजिए, नया कुछ ज्यादा नहीं पढ़िए और रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बढ़ जाएगा नंबर आपका भी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है, नाभिक, नाभिक का, नाभिक का आकार होता है, उसका त्रिज्या बताना है। नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? नाभिक, नाभिक जैसे ये परमाणु हुआ, परमाणु हुआ, और परमाणु, परमाणु के अंदर ये क्या हो गया? ये नाभिक हो गया, नाभिक हो गया। तो एक नाभिक का, नाभिक का त्रिज्या होता है, और एक परमाणु का, ये क्या है? ये बड़ा वाला क्या है? परमाणु है, परमाणु, परमाणु। और ये क्या है? नाभिक है, नाभिक, नाभिक है। तो ये परमाणु का जो, परमाणु, परमाणु यहाँ हो गया, ये केंद्र हो गया, तो ये परमाणु का कितना हो जाएगा? परमाणु का, परमाणु का त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होगा। परमाणु का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो हो गया, ये ये जो हो गया, ये कितना होगा? ये जो है, ये नाभिक का, नाभिक का त्रिज्या है, नाभिक का त्रिज्या जो यहाँ पर दिया गया है, नाभिक का आकार, आकार यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितना होता है नाभिक का? 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। अब कहिएगा कि 15 जो है, 15 जो है बड़ा है और 10 छोटा है, तो 10 छोटा नहीं है, ये प्लस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। 10 जो है वह 15 से बड़ा है, क्योंकि माइनस में है, तो परमाणु ये बड़ा है, ये वाला जो परमाणु है ये बड़ा है इसका, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ज्यादा हो जाएगा, जैसे 10⁻−10 हो गया। और नाभिक जो है ये छोटा है, ये नाभिक है, ये छोटा है, छोटा है तो इसका कम हो जाएगा, तो 10⁻−15 मीटर हो गया। और ये दोनों के बीच अगर अंतर पूछ दिया, अंतर, तो 10⁻+5 मीटर का अंतर होता है, 10⁻+5 का अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पारे का, बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने में, वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि बैरोमीटर के पारे, पारे का तल एकाएक, एकाएक गिरने से, गिरने, गिरने से यानी कि गिरता है पारा, तो क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि बैरोमीटर का जब हम प्रयोग करते हैं पारा का, पारा यानी कि सीनेवार, पारा, पारा यानी कि सीनेवार, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका जो तल जो होता है, तल एकाएक जो गिरता है, तो वह क्या प्रदर्शित करता है? तो उसे क्या होता है? आंधी और तूफान आने की संभावना होती है, आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने से आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एमकेएस, एमकेएस पद्धति में, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? तो कूलम होता है, कूलम होता है, कूलम, कूलम होता है। तो इसका एक और मात्रक होता है विद्युत आवेश, यानी कि Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। तो आई क्या? विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, तो ए हो गया, एम्पियर में मापते हैं, ए हो गया। और टाइम को किस में मापते हैं? तो सेकेंड में, सेकेंड में। इसको क्या कह सकते हैं कि विद्युत, विद्युत आवेश का एक और मात्रक होता है क्या? एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, या कूलम भी होता है, दोनों होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन अति शीतल, अति शीतलित द्रव कहलाता है? कौन अति शीतलित, अति शीतलित द्रव कहलाता है? अति शीतलित, अति शीतलित, कौन सा, कौन सा धातु है जो अति शीतलित द्रव कहलाता है? क्या है? सीसा, सीसा जो है, सीसा जो तत्व है वह अति शीतलित द्रव कहलाता है, अति शीतलित द्रव कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? क्या हो जाएगा? SO3, SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4, H2SO4 है। इसका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा? SO3 हो जाएगा, SO3।
3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। पारा, पारा जो होता है, पारा जिसका नाम क्या है, और नाम इसका मरकरी भी है। मरकरी, इसे मरकरी भी कहते हैं। मरकरी भी कहते हैं इसे। तीने बार तो यहाँ पर दिया गया है, तीने बार भी कहते हैं। तो पारा जो है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पारा जो है वो प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो सीने बार से। क्या हो जाएगा? सीने बार से। सीने बार से प्राप्त किया जाता है। और इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है क्या होता है? Hg होता है। Hg। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल, बादल जो वायुमंडल में, बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं वह किस कारण से? बादल वायुमंडल में जो तैरता है वह किस कारण से? तो घनत्व, घनत्व जो है वह कम होने के कारण, अल्प घनत्व के कारण। बादल का अल्प घनत्व होने के कारण, अल्प कहने का मतलब है कि कम घनत्व के कारण, कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादल में, बादल जो है वह वायुमंडल में क्या होता है? तैरता है। किसके कारण? तो कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे है। प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश तरंग जो है वह कैसी तरंग है? कैसी तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि की बात करें, ध्वनि, ध्वनि की बात करें तो यह क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या होता है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है। अगला प्रश्न। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस। श्वसन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस, ली गई गैस कौन सी है? श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है? जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन जब करते हैं तो वायुमंडल में, वायुमंडल से जो गैस लेते हैं तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन ही जाएगा। तो श्वसन के दौरान सबसे अधिक कौन सा गैस आता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आता है। और फिर जब छोड़ते हैं, जब गैस हम लोग श्वसन के दौरान जब गैस छोड़ते हैं तो इसे नाइट्रोजन को ऐसे ही जितना जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या क्या होता है? उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा श्वसन में लिया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन लिया जाता है, क्योंकि वायुमंडल में भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि एक सामान्य व्यक्ति कहने का मतलब है कि उसे किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब कोई बीमारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि देखना है, यानी कि साफ साफ अगर देखना है तो उसके लिए न्यूनतम दूरी, दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर कोई भी वस्तु उसे आसानी से स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्या हो जाएगा आंसर? चार्ल्स का। चार्ल्स का, चार्ल्स के नियम का, चार्ल्स का नियम कहता है कि किसी भी गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होता है, किसी भी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह तापक्रम के एक फलन होता है। तापक्रम के फलन होता है। यह चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल, सेल यानी कि बैटरी होता है, सेल यानी कि बैटरी। तो वोल्टीय सेल में
विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य क्या होता है? क्या होता है? गंधक होता है, गंधक। गंधक होता है, गंधक का अम्ल होता है। और गंधक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फर का प्रयोग करते हैं। सल्फर। गंधक जो है वो किसे कहते हैं? सल्फर को कहते हैं। गंधक सल्फर को कहते हैं। विजय पाल जी, हाँ, फास्ट चलने का समय आ गया है। ऐसे ही फास्ट रिवीजन कीजिए। कुछ नया सीखने का ज्यादा प्रयास नहीं कीजिए। जो सीखे हैं या जो पढ़े हैं उसको ही ज्यादा ध्यान दीजिए। उसी को रिवीजन खूब कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए खूब। अब 1 महीना बचा है, तो अब फास्ट नहीं चलिएगा तो कब चलिएगा? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हेक्साब्लेड किसके बने होते हैं? हेक्साब्लेड। हेक्साब्लेड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हेक्साब्लेड का लोहे को काटने में, लोहे के बने कुछ पदार्थ को काटने में जब प्रयोग करते हैं तो क्या हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं? उसमें हेक्सा रहता है और एक ब्लेड लगा होता है। एक ब्लेड लगा होता है। एक ब्लेड लगा होता है और हेक्सा किसे कहते हैं? उसका जो फ्रेम जो होता है, फ्रेम, उसे हेक्सा कहते हैं। और उसमें एक ब्लेड लगा होता है, तो उस हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो हेक्सा ब्लेड जो है वह किसका बना होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात का। हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का। हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एराबिक। एराबिका किसका एक प्रकार है? एराबिका। एराबिका जो है किसका एक प्रकार है? तो फूल का। फूल का प्रकार है। एराबिका फूल का प्रकार है। एराबिका किसका प्रकार है? फूलों का। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक जो होता है, विद्युत चुंबक वह किसका बना होता है? विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का। नर्म लोहे का। और इसे क्या कहते हैं? मृदु लोहा कहते हैं। मृदु लोहा। नर्म लोहे को ही मृदु लोहा कहते हैं। मृदु लोहा कहते हैं। और यह क्या होता है? यह अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक। अस्थायी। अस्थायी चुंबक। और स्थायी चुंबक जो होता है, स्थायी चुंबक जो होता है वह किसका बना होता है? तो इस्पात का। इस्पात का बना होता है। स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। इस्पात का। इस्पात का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? गैस। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? गैस टरबाइन जो है वह किस चक्र पर आधारित है? किस चक्र पर आधारित है? तो ब्रेटन। ब्रेटन चक्र पर आधारित है। ब्रेटन। ब्रेटन चक्र पर आधारित है। गैस टरबाइन जो है, टरबाइन जो है वह ब्रेटन ब्रेटन चक्र पर आधारित है। ब्रेटन चक्र पर आधारित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस, ईंधन गैस है। गैस वेल्डिंग जो करते हैं, वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, तो गैस वेल्डिंग जब किया जाता है, गैस वेल्डिंग जब किया जाता है तो उसमें जो ईंधन प्रयुक्त होता है, ईंधन गैस जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा गैस होता है? कौन सा गैस होता है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग और कहाँ करते हैं हम लोग? एसिटिलीन गैस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो कृत्रिम रूप से, कृत्रिम कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, फलों को पकाने में, पकाने में, फल जो पकाते हैं कृत्रिम रूप से, तो वह किस गैस के द्वारा? तो एसिटिलीन गैस के द्वारा। और एसिटिलीन गैस डायरेक्ट नहीं मिलता है। हम लोग जो गांव में जब फल को पकाना होता है तो क्या लाते हैं? कार्बाइड लाते हैं। कार्बाइड लाते हैं। कार्बाइड जो लाते हैं तो कार्बाइड पर जब हम जल मारते हैं ना, तो वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस बनाता है। कार्बाइड। कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। और उसी के द्वारा कृत्रिम रूप से फल पकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह मात्रक है किसका? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा को मापते हैं किसमें? ऊर्जा को मापते हैं किसमें? ऊर्जा एक मात्रक हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या है? ऊर्जा को
और किसे मापते हैं? तो जूल में मापते हैं। जूल में। जूल में। ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य को भी मापते हैं ना। ऊर्जा और कार्य दोनों को जूल में मापते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? H2SO4। हाँ, फलों को पकाने में मदद करता है एसिटिलीन गैस। H2SO4। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न जो है बार बार इधर उधर घुमा के आता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? वो H2SO4 को कहते हैं। और इसे ही रसायनों का राजा कहते हैं। रसायनों। रसायनों का रसायनों का राजा। रसायनों का राजा कहा जाता है इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? रसायनों का राजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या है प्रश्न? पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बाद कौन सा धातु है? एल्युमिनियम के बाद कौन सा धातु है? तो आयरन हो जाएगा। आयरन, Fe। आयरन हो जाएगा। एल्युमिनियम के बाद कौन है? आयरन हो जाएगा। और अगर तत्व की बात करें, तत्व सबसे अधिक कौन है? तत्व। तत्व सबसे अधिक कौन है? तत्व तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। जल की बूंदे जो गोलाकार होती है वह किस कारण से? जल की बूंदे गोलाकार होती है किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव जो है उसका मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा होता है क्या? क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। बल को न्यूटन में। और क्षेत्रफल जो है उसको किस में? तो मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ध्वनि यात्रा करती है। ध्वनि। ध्वनि जो है वो यात्रा करती है। ध्वनि यात्रा करती है। ध्वनि यात्रा करती है इसमें तो अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश जो है, प्रकाश जो है वो यात्रा करती है किसमें? तो अनुप्रस्थ तरंग में। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग में यात्रा करती है। और ध्वनि जो है वो क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? क्या हो जाएगा? 746 वाट। ये वाला प्रश्न आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि ये वाला हमको लगता है कि डेली एक बार रिपीट हो जाता है। हर क्वेश्चन बैंक में एक बार ये प्रश्न आ जाता है। 746 वाट। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एंडोस्कोप से। एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है? एक यंत्र है। एक जांच करने का यंत्र है एंडोस्कोप। इससे जांच किया जाता है। क्या जांच किया जाता है? एंडोस्कोप के द्वारा क्या जांच किया जाता है? तो शरीर के अंदरूनी अंदरूनी अंग का, शरीर के अंदर अंदरूनी अंग का जांच किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा। शरीर के अंदर अंदरूनी अंग के जांच में किसका प्रयोग करते हैं? तो एंडोस्कोप का। एंडोस्कोप का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? मानव रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? क्या हो जाएगा आंसर? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव का रक्त जो है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, गर्म करने पर जल का घनत्व क्या होगा? यानी कि जल को जब हम गर्म करेंगे, जल को जब गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? जल को जब गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? पहले बढ़ता है फिर घटता है। जल का घनत्व जो है पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। जल को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है इसका घनत्व। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता जो है वह किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? क्या हो जाएगा आंसर? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनु अनुदैर्घ्य 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 तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम प्रतीक जो है, एंगस्ट्रम का प्रतीक क्या है? ए है और डिग्री दिया हुआ है। एंगस्ट्रम का ये प्रतीक है, ए और डिग्री। वह बराबर होता है कितने के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? एक एंगस्ट्रम जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? क्या हो जाएगा आंसर? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻10 मीटर किसका त्रिज्या बताए थे हम? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। परमाणु का त्रिज्या या परमाणु के नाभिक का त्रिज्या? 10⁻⁻10 मीटर किसका त्रिज्या है? परमाणु या परमाणु के नाभिक का? आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। परावैंगनी किरणें परावैंगनी किरणें परावैंगनी किरणें सूर्य से जो निकलती है हानिकारक किरण, सूर्य से जो हानिकारक किरण निकलती है, हानिकारक किरण कौन सी है? परावैंगनी है। और वह मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे क्या होता है? परावैंगनी किरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। त्वचा त्वचा कैंसर त्वचा कैंसर होता है। परावैंगनी किरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। तो इससे इससे बचाव करता है कौन? बचाव कौन करता है? तो ओजोन गैस करता है। ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस जो है वह परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देता है, नहीं आने देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए। परमाणु की त्रिज्या या नाभिक का त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो वसा से है। क्या हो जाएगा आंसर? कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। क्या हो जाएगा? वसा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? बल को परिभाषित करता है। तो न्यूटन का कोई भी नियम आता है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी रहता है कहीं भी, तो हम आप लोगों को पूरा बताते हैं कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। बताइएगा आप लोग। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन सा नियम है जिसमें बल की परिभाषा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? पहला हो जाएगा। पहला। और बल का जो सूत्र मिलता है वो किससे मिलता है? दूसरा से। दूसरा से क्या मिलता है? बल का बल के सूत्र के बारे में, बल का सूत्र मिलता है। और तीसरा में क्या होता है? तीसरा में बल की बल की प्रकृति बल की प्रकृति का पता चलता है। तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न, विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? विषाणु विषाणु यानी कि वायरस। वायरस में प्रोटीन पाया जाता है। वायरस में क्या पाया जाता है? वह किस प्रकार की प्रोटीन होती है? बताइएगा। कौन कौन से प्रोटीन होता है? तो इसमें प्रोटीन के रूप में आरएनए और डीएनए होता है। प्रोटीन के रूप में आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आप लोग नहीं बताए। क्या हो जाएगा? परमाणु का त्रिज्या परमाणु का त्रिज्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। इसे क्या कहेंगे? इसे एंगस्ट्रम भी कहेंगे। एक एंगस्ट्रम भी कहेंगे।
एक एंगस्ट्रम भी कहेंगे। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10। सही है आपका आंसर। क्या हो जाएगा? परमाणु का त्रिज्या। और इसे क्या कहेंगे? एक एंगस्ट्रम भी कहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एक एंगस्ट्रम दे देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए याद रख लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्टेड के द्वारा। ऑस्टेड ने खोज किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। और कब किया था? तो 1812 ईस्वी में किया था। ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। कब? 1812 ईस्वी में, ऑस्टेड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एलिसा क्या है? एलिसा, एलिसा क्या है? एक बीमारी का टेस्ट है। एलिसा क्या है? टेस्ट है। एस्ट्रोइड। एलिसा क्या है? टेस्ट है। टेस्ट है जो किया जाता है किस बीमारी के लिए? एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो एड्स में। एड्स बीमारी का जो है वो टेस्ट किया जाता है एलिसा के द्वारा। एलिसा परीक्षण भी कहते हैं इसे। एलिसा परीक्षण कहते हैं। और एड्स जो है क्या है? विषाणु जनित है। विषाणु जनित रोग है। एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? आलू के बारे में पता होगा आप लोगों को कि आलू एक तना है, और आलू का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। या ऐसे भी रहेगा कि आलू क्या है? तना है। अगला प्रश्न। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी पता होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आंवला में। आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या होता है? आतिशबाजी यानी कि कोई भी त्योहार में दीपावली हो या कोई भी त्योहार में पटाखे जो हम लोग जलाते हैं, तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के रंग जो निकलते हैं पटाखे से, तो वह किसके कारण निकलता है? जैसे हरा रंग अगर निकलता है तो वह किसके कारण से? बेरियम ऑक्साइड के कारण। बेरियम ऑक्साइड के कारण। और अगर लाल अगर निकलता है, लाल लाल रंग, तो वह स्ट्रोंसियम। स्ट्रोंसियम। स्ट्रोंसियम के कारण निकलता है। और अगर पीला निकलता है तो किसके कारण से? तो सोडियम के कारण। पीला जो निकलता है वो सोडियम के कारण निकलता है। और लाल स्ट्रोंसियम, और हरा हो जाएगा क्या? बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। हरा क्या हो जाएगा? बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम यूनिट है। एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? एंगस्ट्रम जो है वो किसका इकाई है? सी आंवला में होता है। सही है। एंगस्ट्रम जो है वो किसका इकाई है? तो तरंगे दैर्ध्य। तरंगे दैर्ध्य का इकाई क्या है? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है, एंगस्ट्रम वह तरंगे दैर्ध्य की इकाई है। तरंग दैर्ध्य की इकाई है। तरंग दैर्ध्य की इकाई है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो श्रव्य लिखा हुआ है, श्रव्य, श्रव्य का मतलब हम लोग सीधा समझ लेंगे कि श्रव्य यानी कि सुनने वाला। सुनने वाला जो मानव सुन सकता है वो ध्वनि कितना है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। और 20 से अगर कम की बात करें, 20 से कम, 20 से अगर कम की बात करें तो क्या हो जाएगा? 20 से कम क्या हो जाएगा? अवश्रव्य हो जाएगा। अब श्रव्य हो जाएगा, अब श्रव्य तरंग हो जाएगा। और अधिक 20 से अधिक की बात करें तो क्या हो जाएगा? पराश्रव्य हो जाएगा। पराश्रव्य हो जाएगा। पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। और ये वाला अपश्रव्य और पराश्रव्य, ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं, मानव के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ये सब कुत्ता बिल्ली ये सब के द्वारा सुना जा सकता है। और हम लोग जो सुनेंगे, मानव के द्वारा जो सुना जाएगा वो क्या है? श्रव्य ध्वनि है। श्रव्य ध्वनि। और इसका रेंज कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? और यह लास्ट प्रश्न है आज का जो 30 नंबर क्वेश्चन बैंक है उसका लास्ट प्रश्न है। देखिएगा आप लोग और रिवीजन कर लीजिएगा। अगर बुक होगा आपके पास तो अभी जो पढ़े हैं वो वाला और इससे पहले जो 29 क्वेश्चन बैंक हो गया है वो सब एक बार देख लीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद। आप बहुत लेट क्लास ज्वाइन किए हैं। ये लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। मेरे क्लास का लास्ट प्रश्न क्या? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील जो है स्टील में स्टील क्या है? मिश्रण है इसमें और धातु का मिश्रण है। तो इसमें कार्बन जो है उसका प्रतिशत कितना होता है? कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1 से 1.5, 0.1 से 1.5 होता है इसमें कार्बन का मात्रा। कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5 होता है।